हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। अभी हम लोग सीक्वेंस पढ़ चुके थे, अब हम आगे बढ़ेंगे सीरीज की ओर। तो सीरीज के अंदर जो हमको पहला टॉपिक पढ़ना है वो है इनफाइनाइट सीरीज विथ पॉजिटिव टर्म्स। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको आपको समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे इनके ऊपर क्वेश्चन। तो चलिए पहले थ्योरी वाला पार्ट लिख लेते हैं। लिखिए इस पे इनफाइनाइट सीरीज लेट un be a given sequence, let un be a given sequence, then a symbol of the form u1 plus u2 up to un is called an infinite series another way of writing this infinite series is summation n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी un, या तो सिंपली ऐसा लिख दो समेशन ऑफ un। तो ये हो जाएंगे आपके लिए आपकी सीरीज। तो सीरीज को आप कैसे लिखते हैं? जितनी भी टर्म्स है उनको काय में लेके आ जाते हैं आप एडिशन में, है ना। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू nth टर्म सबको काय में लिख दो? एडिशन में लिख दिया। तो इसको आप कौन सी सीरीज बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि n आगे कहां तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। या तो आप इसको सादा सा लिख सकते हैं समेशन ऑफ un करके। To the given sequence un which underlines the infinite series referred to above, we associate another sequence Sn defined as follows। Sn की वैल्यू रहेंगी u1 प्लस u2 अप टू un। thus Sn denotes the sum of first n terms of the infinite series summation of un।
the sequence Sn sums is said, सीक्वेंस नहीं था सीरीज, तो सीक्वेंस Sn is said to be sequence of partial sums of the series summation of un। तो देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट सीरीज कौन सी होंगी, जिसपे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो एक सीक्वेंस un आपको दी हुई है, n की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि मैंने बताया था ना n क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 अप टू कहां तक जा सकते हैं, ये इंफिनिटी तक। तो अगर आप इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है उनको अगर एडिशन के फॉर्म में लिख दो, तो हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। यानी जो सीक्वेंस के टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, और उसके आगे पूरे जितने टर्म आ रहे हैं वो पूरी कितनी टर्म्स आएंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे सब वैल्यू ऐड हो रही है, तो हमने लिख दिया समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी तक यू एन, यानी पहले n की जगह 1 रखो फर्स्ट टर्म, फिर समेशन है मतलब प्लस, फिर n की जगह 2 रखो तो u2, ऐसा आते जा रहा है। या तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं समेशन un, क्योंकि हमको मालूम n क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये सीक्वेंस जो है, ये जो सीरीज है जो हमने इनफाइनाइट सीरीज बनाया, ये कन्वर्ज करती है कि नहीं करती है, ये अगर हमको फाइंड आउट करना है ना, तो हम इस जो सीक्वेंस है इसके अंडर एक नई सीक्वेंस बनाते हैं। उस सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं एस एन से, जहां पे एस डिनोट करता है सम। क्या डिनोट करता है, सम। अब यहाँ पे वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो n की वैल्यू कहां तक जाने वाली है, इंफिनिटी तक जाने वाली है। करके हम पूरी टर्म्स नहीं लेंगे, हम लेंगे फर्स्ट n टर्म्स। क्या लेंगे इसकी, फर्स्ट n टर्म्स। तो हमने लिया u1 प्लस u2 अप टू un। तो Sn जो ये क्या है, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज un, करके हम इसको बोलते हैं पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ un बोलते हैं। तो इसका लिख लो डेफिनेशन। अभी अगर थोड़ा सा हार्ड भी लग रहा होगा ना, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, टॉपिक हार्ड नहीं है। अभी तक तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी, थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड लगता है, फिर हम आगे जाके जब देखते तो वो आसान हो जाता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, द इनफाइनाइट सीरीज summation un is said to be convergent if the sequence Sn of its partial sum is convergent if limit n tends to infinity Sn equals to s, then s is called the sum of the series समेशन un। समेशन un लिख रहा हूं मतलब n कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। एंड वी राइट कि s की वैल्यू आ गई इक्वल टू समेशन ऑफ un। द सीरीज समेशन un is said to be divergent if the sequence
Sn of the partial sums of summation un is divergent. The series summation un is said to oscillate if the sequence summation Sn of the partial sums of summation un oscillates. तो क्या समझ में आया यहां से हमको? हमें सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उससे un को देखना पड़ता है ना। un को फिर हम कन्वर्ट करते हैं उसके एडिशन के फॉर्म में। जैसे सीक्वेंस की पहली टर्म होंगी u1, दूसरी टर्म होंगी u2, ऐसा होते जाएंगे un। n कहां तक जा सकता? इंफिनिटी तक जा सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन n टर्म्स का लेंगे सम और उसको हम डिनोट करेंगे एक नई सीक्वेंस से जिसका नाम रहेगा Sn। तो सीक्वेंस Sn की वैल्यू क्या रहेंगे? u1 प्लस u2 अप टू un रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसको अगर आपके यहाँ पे जो सीक्वेंस Sn आ रहा है ये अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो आप बोलोगे आपकी सीरीज समेशन un ये भी क्या रहेंगी? कन्वर्जेंट रहेंगी। अगर ये डाइवर्जेंट हो जाए यानी आपका जो Sn सम वाली जो पार्शियल सम वाली सीरीज लियो वो अगर आपकी डाइवर्जेंट हो जाए तो आपकी ओरिजिनल जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। और अगर आपकी सीक्वेंस Sn पार्शियल सम वाली जो सीक्वेंस है वो अगर ऑसिलेट हो तो आप बोलोगे आपके समेशन un भी क्या होगा? ऑसिलेट होगा। याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर ये कन्वर्जेंट रहेगा मतलब किसी ना एक पॉइंट पे जाके क्या होंगे? कंडेंस होंगे। तो जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn पे लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? s आएंगी। तो ये जो भी s की वैल्यू आती है वो क्या होता है? सम ऑफ सीरीज। क्यों? क्योंकि s कब मिलता है? जब आप यहाँ पे n टर्म्स का क्या लेते हैं? एडिशन लेते हैं। अब देखो ये थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड दिख रहा था, अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस कितने आसान होते हैं। चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन। चेक whether the series summation n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे चेक करके बताओ कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सबसे पहली चीज अगर आप लोगों को याद हो आपका क्वेश्चन कौन से फॉर्म में रहता है? समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी un जहां पे un क्या डिनोट करता है? nth टर्म करता है डिनोट। तो चलिए बताइए हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 यानी सीधी सी बात हो गई ये मेरे लिए क्या होगी? मेरी nth टर्म हो गई। मैं इसको डिनोट करता हूं un से। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट un क्या रहता है? nth टर्म ऑफ सीरीज क्या दी हुई है मेरे को? 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 दी हुई है। अब अगर आप लोगों को कैलकुलस याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे देखो n और n प्लस 1 दोनों के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। तो इस पे मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता क्या कि देयरफॉर मेरे लिए nth टर्म आ जाएंगी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। कैसे आती थी याद है ना आप लोगों को? क्या करते थे हम लोग? ये चीज कैलकुलस में बहुत ज्यादा पढ़े थे। जब भी दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो n और n प्लस 1 के बीच में कितने का फर्क है? 1 का। और 1 ऊपर प्रेजेंट है तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? n प्लस 1 माइनस n यानी ये दोनों टर्म का डिफरेंस लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर मिल जाएगा डिवाइड बाय n इंटू n प्लस
वन पढ़े थे, फिर दोनों को सेपरेट करते थे तो n प्लस वन के डिवीजन में गया n इंटू एन प्लस वन, माइनस एन के डिवीजन में गया n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन कैंसिल, तो है वन अपॉन एन, कौन सा साइन है माइनस, एन एन कैंसिल, तो क्या है वन अपॉन एन प्लस वन। कोई भी दिक्कत? फिर आपको याद होगा ये nth टर्म यूज करके अब हम क्या निकालते हैं, पार्शियल सम की वैल्यू, यानी एस एन की वैल्यू। एस एन क्या रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, क्या रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज होता है। तो उसके लिए मेरे को एन टर्म्स लगेंगी, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट। तो बताओ u वन की वैल्यू क्या आएंगे, जहां जहां एन है उसके जगह वन डालो तो आएगा वन अपॉन वन, माइनस वन अपॉन वन प्लस वन जो हो जाएगा टू, तो वन अपॉन वन को मैं क्या लिख सकता, वन, वन में से वन बाय टू गया तो वन बाय टू। यू टू निकालो, सेकेंड टर्म क्या आएगा, वन अपॉन एन के जगह आएगा टू, माइनस वन अपॉन एन के जगह आएगा टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री वन जार थ्री, माइनस टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री टू जार सिक्स आएगा। या तो इसको ऐसा लिखो या तो अभी को ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वन अपॉन टू यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ऐसा, है ना, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन थ्री इस तरीके से दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिए u3 निकालिए, क्यों इसको मैंने सॉल्व नहीं किया समझे ना आपको, देखो इसको वन बाय टू लिखने के बजाय अगर मैं सिर्फ ऐसा रखूं वन माइनस वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू, फिर देखो यहाँ पे प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, थर्ड टर्म निकाल के देखो क्या आएगा, एन के जगह थ्री रखो तो आएगा वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन एन के जगह आएगा थ्री, थ्री प्लस वन फोर। तो आपको दिख रहा है एस एन निकालते वक्त हम इनका क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट टर्म ऐड होंगी सेकेंड टर्म में तो प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू हो जाएगा कैंसर, सेकेंड टर्म जब ऐड होंगी थर्ड टर्म में तो प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री हो जाएगा कैंसर होगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे u ऑफ n माइनस वन की वैल्यू, n माइनस वन वाली टर्म क्या आएंगी, जहां जहां पे n है उसके जगह रखो n माइनस वन, तो आएगा वन अपॉन n माइनस वन, माइनस वन अपॉन n के जगह आ जाएगा n माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, यानी वन अपॉन n माइनस वन माइनस वन अपॉन n आएगा। और nth टर्म तो आपको पहले से ही मालूम है, क्या है हमारी nth टर्म, वन अपॉन n माइनस वन अपॉन n प्लस वन। तो पहली स्टेप आपको क्या समझ में आई, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे हम निकालेंगे हमारी nth टर्म। इस सीरीज की nth टर्म क्या है, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, इसी को मैं क्या लिख सकता, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन लिख सकता है ऐसा। उसके बाद मैंने निकाला पूरी टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, जहां जहां पे एन उसके जगह वन रखो तो है वन माइनस वन बाय टू, फिर सेकेंड टर्म निकाला जहां जहां पे एन उसके जगह टू रखो तो है वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री। मैंने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, तो देखो पहली टर्म में माइनस वन बाय टू, दूसरी टर्म में प्लस वन बाय टू, कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने में, दूसरी टर्म में माइनस वन बाय थ्री, तीसरी टर्म में वन बाय थ्री, ऐड करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल। क्यों ऐड करेंगे इनको, क्योंकि हम हमेशा इनका क्या लेते हैं, पार्शियल सम लेते हैं। तो हम लेंगे लेट एस एन, एस एन क्या रहता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ सीरीज समेशन un होता है। ये सीरीज un की फर्स्ट n टर्म्स का सम रहेगा Sn। तो बताओ Sn की वैल्यू क्या आ जाएंगी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसा होते जाएगा कब तक, nth टर्म तक। n के पहले वाली टर्म आएंगे n माइनस वन और आखिरी टर्म आएंगी n आएगी। तो बताओ Sn की वैल्यू क्या आएंगी, फर्स्ट टर्म क्या निकाले, फर्स्ट टर्म आपने वन माइनस वन बाय टू हुई, ये हो गई फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएंगे, वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, प्लस आएंगे थर्ड टर्म, क्या है थर्ड टर्म, वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर, ऐसा आते जा रहा। फिर आएंगे n माइनस वन टर्म, क्या है वन अपॉन एन माइनस वन माइनस वन अपॉन एन, और nth टर्म क्या थी, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस। देखिए कुछ कट रहा है क्या, क्या कट रहा है, अच्छे से देखना, फर्स्ट टर्म किसी से कट रही क्या, नहीं कट रही। तो पहला ये सेकेंड टर्म क्या है, माइनस वन बाय टू, थर्ड टर्म है प्लस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू
कैंसिल, यानी पहली टर्म की लास्ट वैल्यू और दूसरी टर्म की फर्स्ट वैल्यू कट रही। फिर देखो इस टर्म की लास्ट वैल्यू थी -1/3, अगली टर्म की फर्स्ट वैल्यू +1/3, कटा। तो इसके बाद वाली क्या थी -1/4, वो कटेगा इसके आगे वाले +1/4 से। उसी में यहाँ पे होगा -1/n, यहाँ पे आएगा तो +1/n-1, सेम चीज -1/n, ये जाके कटेगा +1/n से। जब भी यहाँ पे टर्म में फर्स्ट टर्म नहीं कटती है ना, तो पक्के में लास्ट टर्म भी नहीं कटती है। तो बताइए यहाँ से Sn की वैल्यू क्या है आपके पास, Sn की वैल्यू यहाँ से बचा 1 माइनस यहाँ से बचा n+1 बचा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, कैसे निकाले समझा। यहाँ पे हम लोग वाला पैटर्न यहीं पे समझ गए थे कि पहली टर्म की लास्ट वैल्यू दूसरी टर्म की फर्स्ट वैल्यू से कैंसिल हो रही, दूसरी टर्म की लास्ट वैल्यू तीसरी टर्म की फर्स्ट वैल्यू से कैंसिल हो रही, तो चौथी टर्म की सेकेंड वैल्यू तीसरी टर्म की लास्ट वैल्यू चौथे टर्म की फर्स्ट वैल्यू से कटेगी। तो यानी यहाँ पे हर एक की जो पहली वैल्यू है वो कटते जा रही है ना, हर एक की पहली वैल्यू कटते जा रही है। तो सेम चीज इस पे भी पहली वैल्यू कट जाएंगे और un की भी पहली वैल्यू कट जाएंगी, क्योंकि हमारी सीक्वेंस की पहली टर्म नहीं कटी थी तो लास्ट टर्म भी नहीं कटेंगे। यार लॉजिक समझ में आया ना पक्के में। फर्स्ट टर्म का लास्ट वाला पार्ट सेकेंड टर्म के फर्स्ट वाले पार्ट को काटता है, फिर सेकेंड टर्म का लास्ट वाला पार्ट थर्ड टर्म के फर्स्ट वाले पार्ट को काटेगा, तो थर्ड टर्म का लास्ट वाला पार्ट फोर्थ टर्म के फर्स्ट वाले इसको काटेगा। तो यहाँ पे सेम लॉजिक चलाते हुए चलो, तो u3 यहाँ पे आएगा n-2, तो n-2 का लास्ट वाला पार्ट un-1 के फर्स्ट वाले पार्ट को काटेगा, un-1 का लास्ट वाला पार्ट un वाले के फर्स्ट पार्ट को काटेगा। तो un का जो लास्ट वाला पार्ट है अभी भी कटा क्या, नहीं, और u1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो अभी भी कटा क्या, नहीं। तो यहाँ से 1 नहीं कटा और -1/n+1 नहीं कटा। अब मेरे को अगर चेक करना है कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, हम क्या करते थे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देते थे उसमें। तो चलिए लगा दीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn, क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 1 माइनस 1/n+1, 1 कांस्टेंट है, लिमिट लगा के कोई फायदा है क्या, नहीं, -1/n की जगह क्या आएंगे वैल्यू, इंफिनिटी, इंफिनिटी +1 होता है इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी, क्या आएंगी वैल्यू 0, 1 - 0, क्या आ गई वैल्यू 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn की वैल्यू आ रही है 1, यानी एक आ रही है फाइनाइट वैल्यू। तो आपको याद है ना, जब भी आप बोलते थे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Fn, इसकी वैल्यू आ रही है L, तो हम क्या बोलते थे, आपकी सीक्वेंस Fn कन्वर्ज करती है पॉइंट L पे, करती है। यहाँ पे Fn की जगह कौन है, Sn, L की जगह क्या वैल्यू है 1, तो आप बोल सकते therefore sequence Sn converges to 1। कौन से पॉइंट पे कन्वर्ज करते हुए जाके, पॉइंट 1 पे। और हम लोगों ने शुरुआत में डेफिनेशन में ही देखा था, क्या देखा था, कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn की वैल्यू आ रही है कुछ भी s, तो s को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ सीरीज। और अगर सीक्वेंस Sn पार्शियल सम ये कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो आप बोलोगे कि आपकी un ये भी कैसी रहेंगी, कन्वर्जेंट रहेंगी। तो आप लेंगे therefore series summation is also convergent and converges to 1 and it converges to 1 आएगा। यानी जब आप इसका एडिशन निकालेंगे क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 1 वैल्यू है। समझ में आया, कैसे चेक किए, समझा, कन्वर्जेंट है कि नहीं है, कैसे चेक करते समझ में आया। आपको क्या करना है, पूरी टर्म्स निकालना है। हमने फर्स्ट टर्म निकाली, सेकेंड टर्म निकाली, थर्ड टर्म निकाली, फिर हमको एक नया सीरीज सीक्वेंस निकालना पड़ता है। ये सीरीज को यूज करके सीक्वेंस निकालते हैं, वो सीक्वेंस हम लेते हैं Sn, जहां पे Sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज समेशन u n की।
तो एस एन की वैल्यू रहेंगी u1 से un तक का एडिशन। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 1 -1/2 फिर +1/2 -1/3 यानी लास्ट पार्ट कटेगा फर्स्ट पार्ट से, लास्ट पार्ट कटेगा फर्स्ट पार्ट से। ऐसा करते करते हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पहला पार्ट और लास्ट टर्म का आखिरी पार्ट कटने से बच गया था 1 - 1/n। कोई भी सीरीज सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है, कैसे चेक करते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। अगर इन्फिनिटी आ गया तो डाइवर्ज कर रहा है, अगर कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ गया तो कन्वर्ज कर रहा है, अगर दो वैल्यूज आ रही है तो ऑसिलेट कर रहा है। तो हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन लगाया, तो आया 1 कांस्टेंट है, उस पर लिमिट लगेगा एज इट इज आएगा, लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट 1/n+1 है। n की जगह क्या डालना है? इन्फिनिटी। तो n+1 भी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता? 0। 1 में से 0 गया 1, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। आपको याद है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एन, अगर ये आता था L तो हम बोलते थे सीक्वेंस एफ एन। ये कैसी है? कन्वर्जेंट। और ये जाके कन्वर्ज किस पे करती है? L पे। बस यहाँ पे एफ एन की जगह था एस एन, तो आपने लिखा सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेस टू 1। अगर सीक्वेंस एस एन कन्वर्जेंट है तो आपकी यू एन भी कैसी रहेंगी? कन्वर्जेंट रहेंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू 1। समझे कैसे सॉल्व करना है? अरे समझ रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा है किसी को भी? Is the series summation n equals to 1 से लेके इन्फिनिटी n स्क्वायर कन्वर्जेंट। आपसे पूछ रहा है ये जो सीरीज दी हुई है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे nth टर्म क्या है इस सीरीज की, क्या है? n स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लेट un क्या लेंगे? nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज कितनी है? n स्क्वायर है। तो निकाल लो यहां से n टर्म। u1 क्या आएगा? फर्स्ट टर्म, n के जगह रखो 1, 1 का स्क्वायर 1। u2 n के जगह रखो 2, 2 का स्क्वायर 4। u3 n के जगह रखो 3, 3 का स्क्वायर 9। ऐसा चलते जा रहा है। लास्ट टर्म्स un, n क्या आ जाएगा? n का स्क्वायर। यहाँ पे तो कुछ भी कटने वाला है ही नहीं, प्लस माइनस है ही नहीं, तो आप डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बताइए क्या है? आप इसको 4 की जगह 2 का स्क्वायर ऐसे लिखो, 2 का स्क्वायर। 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं ऐसा? क्योंकि मेरे को अभी एक फॉर्म में दिख रहा है। क्या? वो आपको अभी समझ में आ जाएंगे। फिर आप क्या लेते थे? लेट एस एन। एस एन क्या रहता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज समेशन un आएगा। तो इसके फर्स्ट n टर्म्स का समेशन आने वाला है। मतलब ले लो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, इनका एडिशन। तो एस एन की वैल्यू क्या आएंगे? 1 का स्क्वायर प्लस u2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस u3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर अप टू un की वैल्यू n का स्क्वायर। आप लोगों ने, सब लोगों ने 9th क्लास पास कर लिया है। 9th में आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वाला फॉर्मूला आपने डिराइव किया होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। याद है उसका फॉर्मूला? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या रहता था? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। याद है? ये काय का फॉर्मूला रहता? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कैसे निकालते हैं? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। याला फॉर्मूला याद है सब लोगों को? सब लोगों ने 9th क्लास पढ़े हैं, सब लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हैं, उस पे वाला फॉर्मूला डिराइव किए होंगे। याद है पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? क्या रहता? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 रहता। क्योंकि मेरे को इनका फॉर्मूला याद था करके मेरे को इधर 1 4 9 ऐसे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं डायरेक्ट ये लिख के लिख सकता हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल
नंबर्स। क्या रहता है इसका फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 रहता है। फिर उसके बाद क्या बताया था मास्टर ने? चेक करना है ये सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेट करती है। कैसे चेक करते हैं? इस पे लगा दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। चलिए लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ Sn। क्या आएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे कहीं पे n कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मतलब जहां जहां n है उसके जगह मेरे को क्या डालना पड़ेगा? इंफिनिटी डालना पड़ेगा। तो n के जगह आ जाएगा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी अपॉन 6। क्या आएगा आंसर? इंफिनिटी आएगा। तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी s, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इंफिनिटी आ रही है। अगर लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आ जाए प्लस इंफिनिटी तो याद है ये डाइवर्ज करता था। कौन से पॉइंट पे? इंफिनिटी पे करता था। तो आप लेंगे देयरफॉर सीक्वेंस Sn is divergent and diverges to प्लस इंफिनिटी। और आप लोगों को याद होगा अगर Sn कन्वर्जेंट है तो आपका un भी कन्वर्जेंट रहेगा। Sn अगर डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट रहेगा। Sn अगर ऑसिलेट करता है तो un भी ऑसिलेट करेगा। सीक्वेंस Sn कैसी है? डाइवर्जेंट है। तो आप बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आपका सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी un, ये भी कैसा आ जाएगा? डाइवर्जेंट आ जाएगा। एंड डाइवर्जेस इट डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? समझ रहा है ना? यानी आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। nth टर्म को un से डिनोट कर दो, फिर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अप टू nth टर्म निकाल लो, Sn डिफाइन करो। जो क्या रहेगा उन लोगों का? एडिशन रहेगा। जो भी एडिशन आ रहा है उस पे आपको क्या करना है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाना है। एक बार लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दिए, फाइनाइट वैल्यू आई तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आई तो डाइवर्जेंट। लेकिन अगर कोई एक यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, 2-3 वैल्यूज आ रही है तो कैसा हो जाएगा? ऑसिलेट हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए जैसे आपको बोलता है एक सीरीज दी हुई है आपको, कैसी? समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी -1 का पावर n-1 दिया हुआ। सबसे पहले ये क्या डिनोट करता है? nth टर्म इस सीरीज की करता है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? लेट un क्या रहता है? nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज लिख दो यहाँ पे, ऑफ गिवन सीरीज। क्या है वैल्यू? -1 का पावर n-1 है ऐसा। तो चलिए हम पहले निकालते हैं u1 की वैल्यू। क्या आएगा? -1 का पावर n के जगह आएगा 1, 1 - 1 कितना होता? 0। -1 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। u2 सेकेंड टर्म निकालो, क्या आएगा? -1 का पावर n-1 यानी 2 - 1, तो क्या आएगा? -1 का पावर 2 - 1 होता है 1, -1 का पावर 1 कितना आएगा? -1। थर्ड टर्म निकालो u3, क्या आएगा? -1 का पावर n-1 यानी 3 - 1, 3 - 1 होता है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1। u4 निकालो, फोर्थ टर्म क्या आएगा? -1 का पावर 4 - 1 तो आएगा -1 का पावर 4 - 1 होता है 3, -1 का ऑड पावर -1 एंड सो ऑन निकाल रहे हैं। जहां पे nth टर्म क्या आएंगे? -1 का पावर n। अब आप एक चीज देखो यार, जब है यहाँ पे 1 कैसा नंबर है? और तो यहाँ पे आंसर आ रहा है +1। जब है नंबर 2 कैसा नंबर है? इवन। क्या आ रहा है आंसर? -1। 3 कैसा नंबर है? और आंसर आ रहा है +1। फोर्थ कैसा नंबर है? इवन। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -1। तो हर एक ऑड टर्म के लिए आंसर आ रहा है 1, हर एक इवन टर्म के लिए आंसर आ रहा है -1। अब n ऑड है कि इवन है, इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा।
करता है। तो चलिए अब हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, निकालेंगे। तो चलिए एस एन, इसको मैं लेता हूँ, ये क्या रहेगा एस एन, क्या रहेगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस समेशन u इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी u n। तो बताओ एस एन की वैल्यू क्या आ जाएंगी u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे दिक्कत दिख रही है क्या, ऑड टर्म के लिए आंसर अलग है, इवन टर्म के लिए आंसर अलग है। तो मैं पहले हर एक चीज निकाल के देखता हूं ना। S1 निकालता हूं, क्या बोलते हैं एस एन क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर मैं S1 बोल रहा हूं तो क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। वन टर्म क्या है सिर्फ और सिर्फ वन, तो ये आ जाएगा इक्वल u1 से। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट देखो, अभी भी नहीं समझा तो देखो S2 क्या रहेगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहली टू टर्म क्या आएंगी u1 और u2, उनका सम तो आ जाएगा u1 प्लस u2। u1 क्या है 1 प्लस u2 क्या है -1, 1 माइनस 1 0 आ रहा है। फिर आप निकालेंगे S3, निकालेंगे तो आएगा सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, क्या आएगा u1 u2 u3 का एडिशन, तो आ गया u1 प्लस u2 प्लस u3। u1 कितना है 1, u2 कितना है -1, u3 कितना है +1, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो कितना बचा +1। S4 निकालो, क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, क्या आएगा 1 सेकेंड टर्म -1 थर्ड टर्म +1 फोर्थ टर्म -1, 1 माइनस 1 0। तब आप देख रहे हैं अगर आप सम लेते हो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म का, क्या आ रहा है आंसर 1। सम लिया पहले दो टर्म का तो 0, सम लिया तीसरी टर्म का तो 1, सम लिया चौथी टर्म का तो 0। यहाँ पे सिर्फ एक आंसर आ रहा है क्या, नहीं। अभी ऐसा क्यों निकालना पड़ा मेरे को, यहाँ पे मेरे को दिख रहा था पहली टर्म आ रही है 1, दूसरी टर्म आ रही है -1, फिर तीसरी टर्म 1, चौथी टर्म -1। तो मेरे को क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे टर्म्स अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। तो मैं सम निकाल सकता हूं क्या, यहाँ पे नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम कि nth टर्म जो आएंगी वो इवन आएंगी कि ऑड आएंगी। अगर इवन आती हर एक इवन टर्म के लिए आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, अगर ऑड आती हर एक ऑड टर्म के लिए आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अगर मैं सीक्वेंस एसएन की बात करूं, देयरफॉर सीक्वेंस एसएन, इसकी वैल्यू क्या आएंगी S1 S2 S3 ऐसे चलते जाएंगे, आखिरी आएंगे Sn आएंगे। तो बताओ क्या आ रही है यहाँ पे सीक्वेंस आपकी, पहली टर्म S1 की क्या है वैल्यू 1, दूसरी टर्म 0, तीसरी टर्म 1, चौथी टर्म 0। यानी यहाँ पे सीक्वेंस Sn की एक वैल्यू आ रही है क्या, नहीं, कितनी वैल्यू आ रही है 2 वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी भी अगर लगाते हैं Sn पे तो हमको मालूम नहीं चलता आंसर क्या आएगा, क्यों, क्योंकि अगर n होता और तो आंसर क्या आता 1, लेकिन अगर n होता इवन तो आंसर क्या आता 0। तो इस टाइप के इसमें जब भी आपको u1 u2 की टर्म फ्लक्चुएट होते हुए दिखे तो ऐसा आंसर निकालना, ठीक है। क्या आपने निकाला पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो इक्वल रहेंगी फर्स्ट टर्म से, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 रहेगा u1 प्लस u2, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म S3 इक्वल रहेगा u1 प्लस u2 प्लस u3। तो आप देख रहे हैं कभी आंसर आ रहा है 1 फिर 0 1 फिर 0। तो सीक्वेंस fn की टर्म क्या आ रही 1 0 1 0, यानी जब भी n की वैल्यू रहेंगी ऑड, इसके कितने लिमिट पॉइंट आ रहे हैं 2, ऑड टर्म के लिए 1, इवन टर्म के लिए 0। तो इसके कितने लिमिट पॉइंट हो गए 2 लिमिट पॉइंट हो गए। यानी सीक्वेंस कैसी हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। याद है ना, जिसके भी 2 लिमिट पॉइंट आ गए ऐसे आपके वैल्यू बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही, सेम मेथड जब फॉलो होता है, पहले 1 थी घट के हुई 0, फिर 0 थी बढ़ के हुई 1, फिर 1 थी घट के हुई 0। इस टाइप के सीक्वेंस को आप कैसे बोलते हो, ऑसिलेट करने वाले सीक्वेंस बोलते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द
sequence Sn oscillates between 1 and 0 आएगा। अगर सीक्वेंस Sn ऑसिलेट कर रही है तो सीक्वेंस Un भी कैसे रहेंगे, ऑसिलेट करेंगे। देयरफॉर द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफिनिटी Un ये भी कैसे करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। चाहो तो लिख दो बिटवीन 1 एंड 0। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर आएगा। और आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, सीरीज UN इज ऑसिलेटरी। क्या बोल सकते हो उसको, सीक्वेंस UN इज ऑसिलेटरी। समझ में आया? किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है पक्के में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को भी? नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, जो है इफ द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी UN converges, then लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN की वैल्यू आनी चाहिए। क्या कह रहा है, अगर आपको दिया हुआ है कि ये सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो इस पे जैसे ही लिमिट लगाओगे UN पे, ये nth टर्म पे जैसे आप लिमिट लगाओगे तो आंसर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये कैसे आता है आपको, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं लेट Sn क्या हो जाए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज कौन सी, UN n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी ऑफ UN, इसकी जो फर्स्ट n टर्म्स का सम हो क्या हो जाए, Sn हो जाए। आपको क्या कह रहा है, द सीरीज UN ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो आप लिखेंगे सिंस द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी UN ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। एक सीक्वेंस कन्वर्ज कब कर रही थी, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, याद है? देखो हमने क्या बोला था, हम लोग UN और Sn, UN था समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी UN, इससे nth टर्म निकालते थे। nth टर्म का जब आप एडिशन लेते थे तो आपको क्या मिलता था, Sn। हम बोलते थे अगर Sn कन्वर्जेंट है तो UN भी कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। मतलब अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, जिम कर लो क्या आ रही है, S आ रही है, तो अगर ये एक फाइनाइट नंबर है तो आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस Sn क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है पॉइंट S पे, तो आपकी सीरीज UN भी कैसी करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। कौन से पॉइंट पे, S पे। आपने बोला है सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है अगर सीरीज, इसका मतलब ये सम भी कैसा करेगा, कन्वर्ज करेगा, तो आप लेंगे देयरफॉर सीक्वेंस Sn ये भी क्या करेगा, कन्वर्जेस आएगा। ये चीज समझ में आई ना, पक्के में समझा ना? अगर Sn कन्वर्ज कर रहा है मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। मैं इसको लेता हूं S, ले लेता हूं, तो इसको लेट लिख लेते हैं, लेट, कि मैं अगर इस पे लिमिट लगाऊंगा तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा, S। Sn सीक्वेंस क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है मतलब क्या होता, उसकी वैल्यूज किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करती है, कंडेंस करती है। तो अगर मैं चाहे ऐसा लिखूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ S ऑफ n-1, इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिर S आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो अड़ोस पड़ोस की टर्म कहां पे रहनी चाहिए, अगल बगल में, नेबरहुड में ही रहनी चाहिए। पढ़े थे ऐसा कि अगर nth टर्म यहाँ पे जा रही है L पॉइंट पे,
तो n-1 टर्म भी कहाँ पे जाएंगे, L पॉइंट पे, n-2 टर्म भी कहाँ पे जाएंगे, L पॉइंट पे, n+1 टर्म भी कहाँ पे जाएंगे, L पॉइंट पे जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी आपका यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी Sn की वैल्यू भी क्या आएंगी, s, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी s ऑफ n-1 की वैल्यू भी क्या आएंगी, s आएंगी। हमको क्या प्रूव करना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un की वैल्यू आ जाए 0, तो आप लिखेंगे देयरफॉर। अच्छा, मैं अगर un की बात करूं, un वाली वैल्यू मेरे को कब मिलेंगी, अब ये समझना है, ये वाली चीज आपको समझना है। ग्रीन पेन से जो मैं लिख रहा हूँ आपको समझना है, फिर उसके बाद जैसे मैं पेन चेंज करूंगा वहां से आपको लिखना है। मेरे को लेना है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो ये कैसे इक्वल रहती है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म से। अगर मेरे को लिखना है सम ऑफ सेकेंड टर्म, ये क्या रहता, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म रहता है। u1 कैसे इक्वल है, S1 से, तो मैं u1 की जगह क्या लिख सकता, S1, तो मैं लिख सकता S2, ये इक्वल है u1 की जगह आ गया S1 प्लस u2 से, यहाँ पे प्लस S1 उधर गया तो माइनस S1, तो S2 माइनस S1, इसकी वैल्यू क्या आई, u2 आई। अब आप देखो, अगर मेरे को निकालना है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, क्या आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 आएगा। अब आप फिर से बताइए, u1 प्लस u2 क्या डिनोट करता है, S2, तो आएगा S2 प्लस u3, यहाँ पे प्लस S2 इधर गया तो माइनस S2, तो ये वैल्यू आ गई u3 की। ध्यान देखो, u1 की वैल्यू क्या रहती, S1, u2 की वैल्यू क्या रहती, S2 माइनस S1, u3 की वैल्यू क्या रहती, u3 माइनस सॉरी S3 माइनस S2 रहती। तो इस हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूं un की वैल्यू, क्या लिखना चाहूं, un की वैल्यू। अब देखो, जब यहाँ पे 3 था तो आया S3 माइनस S2, यहाँ पे 2 था तो आया 2 1 आया, तो जब यहाँ पे n रहेगा तो क्या आएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा कैसे आया ना। un की वैल्यू मैं लिख रहा हूं Sn माइनस वन, सच में होता है क्या, Sn क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो क्या आ जाएंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un आएगी। अच्छा, un के पहले वाली टर्म क्या रही होंगी, un माइनस 1 रही होंगी माइनस Sn माइनस 1 क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म, तो क्या आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे un माइनस 1। अब देखो यहाँ पे u1 यहाँ पे भी है, दोनों कैंसिल हो गई, u2 यहाँ पे भी है, दोनों कैंसिल हो गई, u3 यहाँ पे भी है, माइनस साइन है, u3 कैंसिल हो गई, यहाँ पे पूरी बीच की टर्म कैंसिल हो गई, un माइनस वन दोनों जगह पे कैंसिल हो, तो क्या बचा, इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ un आ रहा है, LHS इक्वल टू RHS, यानी un की वैल्यू क्या होती है, Sn माइनस Sn माइनस होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए, हमको यहां से क्या मिल गया, un की वैल्यू होती है Sn माइनस Sn माइनस 1। लगा तो दोनों में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या लगेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un, ये इक्वल रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn माइनस 1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn क्या थी वैल्यू, s, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn माइनस 1, दोनों उसकी भी वैल्यू क्या थी, s, तो आ गया s माइनस s माइनस s कितना आ गया, 0, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहां से हमको क्या याद रखना है, यहां से हमको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। ये डेरिवेशन नहीं भी याद रहा आपको पेपर के लिए तो चलेगा, वैसे कर लो क्योंकि इजी है, ठीक है। अगर हार्ड रहता तो मैं खुद ही बोलता कि छोड़ दो, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इजी है, तो करके रख लो। भले आज तक कई पेपर में पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो आना चाहिए, क्योंकि इजी है, पूछ सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है, सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी un, ये अगर कन्वर्ज करेंगे तो हमेशा याद रखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू क्या आएंगी, 0। तो अगर आपको दिया हुआ ये सीरीज un कन्वर्ज कर रहा है, तो जैसे ये un nth टर्म पे आप अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा वाक्य में।
तो अगर मैं इसी का कोरोलरी बोलूं तो क्या होगा? इसका कोरोलरी होगा इफ limit n tends to infinity un is not equals to 0, then series cannot converge. यार, cannot converge. तो अगर हमको दिखाना है कि कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही, तो हम एक और तरीका लगा सकते, क्या कर सकते हैं? जो भी nth टर्म है उस पर लिमिट लगा दो n टेंस टू इंफिनिटी। अगर आंसर आ गया 0 तो सीरीज क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे। अगर आया नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो वैल्यू आ गई, तो कैसी रहेंगे? नॉट कन्वर्जेंट रहेंगे। रहेगी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, show that the series under root of 1 upon 4 plus under root of 2 upon 6 up to under root of n upon 2 into n plus 1 plus up to infinity does not converge. Does not कन्वर्ज। हमको दिखाना है यानी सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। फर्स्ट क्या रहता? ढूंढो इसकी nth टर्म। दी हुई है तो चलो सॉल्यूशन में लिखो इसकी nth टर्म। तो आप लिखेंगे लेट un यानी nth टर्म क्या आ गई? अंडर रूट ऑफ n अपॉन 2 इंटू एन प्लस। फिर क्या करो? इस पे लगा दो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। लगाओ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ un। क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ n अपॉन 2 इंटू एन प्लस 1 आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पे भी n का पावर है 1, डिनोमिनेटर में भी n का पावर है 1। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर देते? इसको डिवाइड कर देते, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। ये स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर 1 बाय 2। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करो बाय n, तो क्या आ जाएगा? n अपॉन n डिवाइड बाय 2 इंटू डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो n से, तो n प्लस 1 डिवाइड हो जाएगा n से आएगा। तो क्या मिलेगा आपको? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ पावर क्या है इसका? 1 बाय 2। क्या आया? nn कैंसिल तो बचा 1 अपॉन 2 इंटू nn कैंसिल तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन n। आ रही है वैल्यू? बताइए क्या मिलेगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाना, तो क्या आएगा आंसर? 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n। 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। ये पूरे ब्रैकेट का पावर कितना है? 1 बाय 2। 1 प्लस 0 1, 1 बाय 2 इंटू 1 क्या आएगा? 1 बाय 2। लेकिन उसका पावर कितना है? 1 बाय 2 यानी स्क्वायर रूट। तो आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 0 होता है क्या? नहीं होता है। और आप लोगों को ये चीज याद रहनी चाहिए कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। याद रहेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या आती है? 0। क्यों? 1 अपॉन n की जगह डालो इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या आता है आंसर? 0। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम हो तो क्या करना? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n करते। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताओ यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 0 आई क्या? नहीं आई। अगर लिमिट की वैल्यू 0 होती तो कन्वर्ज करती। लिमिट की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या आएगा? कन्वर्ज नहीं करेंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी un डज नॉट कन्वर्ज। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट the
सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी कॉस ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर इज नॉट कन्वर्जेंट। अब आपको बताना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या करो, इस पे लिमिट लगाओ। अगर नॉन जीरो लिमिट आए तो कन्वर्जेंट नहीं रहेगा, लिमिट अगर जीरो आ गई तो कन्वर्जेंट रहेगा। तो सॉल्यूशन में लिखो लेट un nth टर्म इस सीरीज की क्या है, cos ऑफ 1 अपॉन n का स्क्वायर। लगा दो लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ un, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ cos ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर। तो क्या आएगा, cos ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर। एक चीज बताओ, अगर n टेन कर रहा है इंफिनिटी को, तो n स्क्वायर भी किसको टेन करेगा, इंफिनिटी को। 1 अपॉन इंफिनिटी क्या आती वैल्यू, जीरो, तो आ जाएगा cos जीरो। cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, याद है ना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n का कोई भी पावर रहने दो, ठीक है, n का कोई भी पावर रहने दो, इसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है, जहां पे p शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर p अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। याद रखेंगे, 1 अपॉन n है तो भी 0 आएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर है तो भी 0 आएगा, 1 अपॉन n क्यूब है तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो लिमिट की वैल्यू 0 आई क्या, नहीं आई, तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un की वैल्यू 0 नहीं आई। अगर लिमिट की वैल्यू 0 नहीं आई तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। तो आपने देयरफॉर द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी un इज नॉट कन्वर्जेंट। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट कन्वर्जेंट। फिर से हमको बताना है कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो देखिए इसकी nth टर्म, लिखिए सॉल्यूशन में, लेट nth टर्म ऑफ द सीरीज क्या है, अंडर रूट ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 डिवाइड बाय डिवीजन में क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 1 लगा दो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ un, क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या करो, देखो पावर क्या है, न्यूमरेटर का सबसे बड़ा पावर है 2, डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा पावर है 2, दोनों इक्वल है, तो ऐसे में क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 n स्क्वायर कैंसिल प्लस 5 अपॉन n, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर और एक n कैंसिल, प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर आएगा, यहाँ पे n स्क्वायर कैंसिल होता आ जाएगा 4 प्लस 1 के डिवीजन में आ गया n स्क्वायर, समझा ना। 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, ये भी डिवाइड हो गया n स्क्वायर से, डिवाइड बाय 4n स्क्वायर प्लस 1, ये भी डिवाइड हो गया n स्क्वायर से, n स्क्वायर कैंसिल तो बचा 3, एक n कैंसिल तो बचा 5 अपॉन 4 डिवाइड हो गया n स्क्वायर से, आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ के रखा है क्या, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n का कोई भी पावर रहने दो, इसका आंसर क्या आता, 0। बस ये जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, 3 जैसा था वैसा, प्लस 5 इंटू 1 अपॉन n, 1 अपॉन इंफिनिटी, 5 के डिवीजन में आ गया इंफिनिटी, समझ रहा है ना। जहां जहां पे n है उसके जगह इंफिनिटी डाल दो, दिमाग मत लगाओ, तो आएगा 5 अपॉन इंफिनिटी, किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करो, आंसर क्या था, 0, प्लस 4 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इंफिनिटी, 4 अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा आंसर, 0 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, कितना आएगा आंसर, 0। ये पूरी की पूरी वैल्यू का के अंदर है, रूट के अंदर, आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय होता है आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 का स्क्वायर है 2, रूट 3 बाय 2, ये वैल्यू 0 है क्या,
नहीं है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिला यहाँ से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ un, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई। अगर nth टर्म पे लिमिट लगाने के बाद 0 नहीं आ रहा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द सीरीज, कौन सी सीरीज थी हमारे पास, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी un इज नॉट कन्वर्जेंट। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लिखिए, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, या तो हम इसी को बोल सकते हैं कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, याद रहेगा। कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस बोले चाहे कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बोले, दोनों का मतलब होता है सेम। क्या है उसका स्टेटमेंट, necessary and sufficient condition for a series समेशन un, समेशन un भी लिखा है तो आपको याद रखना है, इनकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। टू कन्वर्ज is that to each epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that कि mod of um plus 1 um plus 2 up to un is less than epsilon for every n greater than n। तब आपको ये चीज याद रखना है, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगा, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एक सीरीज के लिए, या तो कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, unnecessary and sufficient condition for a series un to converge क्या रहेगा कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर m, यानी एक नेचुरल नंबर m। किस तरीके से कि मॉड ऑफ u m प्लस 1, यानी m टर्म्स के लिए क्या रहेगा, m प्लस 1 से शुरू करना, तो u ऑफ m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू un, इनके एडिशन का मॉड ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। अगर आप ये चीज प्रूव कर पा रहे तो आप क्या बोलेंगे, आपकी सीरीज कैसी करती है, कन्वर्ज करती है। और अगर आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे तो आपकी सीरीज कन्वर्ज कर पाएंगी क्या, नहीं कर पाएंगी, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला थ्योरम याद रखना क्या कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या रहती है, कन्वर्ज कब होगा, जब मॉड ऑफ u m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू un इनकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन m के लिए, याद रखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, show that the series summation 1 upon n जिसकी वैल्यू है 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 1 अपॉन n डज नॉट कन्वर्ज। आपको बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करता। मेरे को एक भी ऐसी डेफिनेशन नहीं मालूम कि जिससे सीरीज कन्वर्ज नहीं करता मैं ये प्रूव करूं,
लेकिन मेरे को एक ऐसी डेफिनेशन मालूम है जिससे मैं प्रूव कर सकता हूं कि एक सीरीज कन्वर्ज करता है। अभी हमने देखा वो क्या था, कॉचीज कन्वर्जेंस क्राइटेरिया या तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। देखे हम लोगों ने, तो हम वो लगाएंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको डिनोट करेंगे यू एन से। तो आप लिखेंगे लेट यू एन, इसकी वैल्यू आ जाए 1/n आ जाए। फिर हम ले लेंगे कि ये कन्वर्ज करे, तो हम लिखेंगे लेट if possible the given सीरीज जो है समेशन un क्या कर जाए, कन्वर्ज कर, कन्वर्जेस। तो हमने लिखा लेट इफ पॉसिबल ये सीरीज क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। यहां पे एप्सिलॉन के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ना, क्यों मैं अभी समझाता हूं। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, किस तरीके से कि मॉड ऑफ um+1 प्लस um+2 अप टू un, इसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन एप्सिलॉन आती है। फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। नहीं तो ऐसा करो, पहले डेफिनेशन ही लिख दो। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ um+1 um+2 अप टू un, ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन m रहेगा। कौन सा प्रिंसिपल है ये, बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है ना, बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस मतलब आप कोई भी एक एप्सिलॉन ले लो जो 0 से बड़ा हो, उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करना चाहिए, जिस तरीके से मॉड ऑफ um+n इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो चलो अब मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकता हूं, तो मैं ले लेता हूं लेट एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए 1/4। 1/4 0 से बड़ा है क्या है, तो आप लिखेंगे इसके लिए देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, किस तरीके से, सच दैट, किस तरीके से आएगा कि मॉड ऑफ um+1 प्लस um+2 अप टू un, इसकी वैल्यू आती लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, 1/4 आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। अब आप एक चीज बताइए, um+1 निकालना है, un की वैल्यू क्या है 1/n, तो u1 कैसे निकालोगे, जहां जहां पे n है उसके जगह 1 रखो। u2 कैसे निकालोगे, जहां जहां n है उसके जगह 2 रखो। तो um+1 कैसे निकालोगे, जहां जहां n है उसके जगह m+1 निकालो। um+2 कैसे निकालोगे, जहां जहां n है उसके जगह m+2 निकालो। और un कैसे निकालोगे, जहां जहां n है उसके जगह आ गया n, ये आना चाहिए लेस देन 1/4 फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। आ गया यहां तक, कोई भी दिक्कत बताइए। m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इनमें एक भी नेगेटिव नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर सब नंबर पॉजिटिव है तो इनमें मॉड लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर वो भी क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं, तो दैट इज मॉड ऑफ, सर मॉड हट गया, आ गया 1/m+1 प्लस 1/m+2 अप टू 1/n। इसकी वैल्यू कैसे आ जाएंगी, लेस देन 1/4 फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में सबको। अब आप देखिए, आपको कह रहा है आप कोई भी n लो जो m से बड़ा हो, उसके लिए ये वाली वैल्यू ट्रू आएगी। क्यों, क्योंकि आपने इसको कॉची जनरल प्रिंसिपल लगा के सॉल्व किया हुआ है कन्वर्जेंस का, हमने लिया है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो मैं कोई भी n की वैल्यू दे लूं, उसके लिए ये वैल्यू ट्रू होनी चाहिए।
तो चलो मैं ले लेता हूँ एक n की वैल्यू। मैं ले लेता हूँ लेट n हो जाए इक्वल टू 2m। मैंने n की जगह क्या ले लिया, 2m ले लिया। तो कंसीडर करो वाली वैल्यू को, क्या आ जाएगा 1/m+1, 1/m+2 अप टू 1/n। n की जगह आ गया 2m, आ गया। इस वैल्यू को ले लो। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे m+1 है, m+2 है और आखिर में 2m। 2m मतलब m+, अब मेरे को दो वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है। तो मैं क्या करता था, याद है आप लोगों को, मैं अगर डिनोमिनेटर को छोटा करूं तो न्यूमरेटर बड़ा होता है, अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा करूं तो टोटल फ्रैक्शन छोटा होता है। पढ़े थे ऐसा, डिनोमिनेटर को अगर छोटा करो टोटल फ्रैक्शन बड़ा होता है, डिनोमिनेटर को बड़ा करो टोटल रिजल्टेंट फ्रैक्शन छोटा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर को बड़ा कर देता हूँ। अभी तक क्या थी वैल्यू, m+1 थी। चलो मैं इसको ले लेता हूँ 1/m के जगह ले लिया m+m, 1/m+2 के जगह भी ले लिया m, अप टू 1/, लास्ट वैल्यू है m+m यानी 2 है। टोटल कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, m टर्म्स हो गई। क्यों, पहले देखो 1 था, 2 था, फिर आएगा m+3, फिर m+4, आखिर आ रहा है 2m, मतलब m+m। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, m टर्म्स हो गई। अब देखो यहाँ पे डिवीजन में था m+1, मैंने लिया m+m, यानी मैंने वैल्यू को क्या किया, बड़ा किया। अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा करता हूँ तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आता है, छोटा आता है। आता है, याद है ना सब लोगों को। अगर मैं डिनोमिनेटर को कभी भी बड़ा करता हूँ, जैसे पहले 1 के डिवीजन में था 1, तो आंसर क्या आ रहा था 1। अब मैं डिनोमिनेटर को बड़ा कर देता हूँ, 1 के जगह ले लेता हूँ 2, तो आ गया आंसर 1/2। अब आप देखो ये वैल्यू आया था 1 और अब आ रहा है, अगर मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा किया तो आ रहा है 1/1 जो है बड़ा है 1/2 से। यानी अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा करता हूँ तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन छोटा आता है। तो इस नंबर के मुकाबले ये वाला नंबर कैसा आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये वाले इसमें डिनोमिनेटर को बड़ा करके लिखा हूं। जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी आ जाएंगी, छोटी आ जाएंगी, आ जाएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो क्या मिला आपको, देयरफॉर 1/m+1 + 1/m+2 अप टू 1/m+m यानी 2m आ रहा है। नहीं तो इसको यहाँ पे भी n ही लिख के रखो ताकि हम लोग कंपेयर अच्छे से कर पाए। तो इसको लिख देता हूं यहाँ पे n। इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। क्यों, समझा ना, n इक्वल है 2m से, 2m इक्वल है n से। मैं यहाँ पे चाहे n लिखूं चाहे 2m लिखूं, कोई भी फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता, क्योंकि n इक्वल है 2m से। तो आप n में लिखो चाहे 2m में लिखो, दोनों का आंसर सेम होता है। ये कैसा है, बड़ा है, किससे, 1/m+m यानी 2m से, 1/m+m यानी 2m से। यानी यहाँ पे आ रहा है 1/2m आ रहा है 1/2m, लेकिन ये टर्म्स कितने टाइम आ रही है, m टाइम। तो आ गया m टाइम्स, m कैंसिल। तो मैं बोल सकता देयरफॉर 1/m+m + 1/m+2 अप टू 1/n, ये बड़ा है, mm कैंसिल, किससे, 1/2 से। आ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप देखिए, आपने पहले क्या प्रूव किया कि अगर मैं सम निकालता हूं इनका 1/m+1 + 1/m+2 अपन 1/n, इनका जब मैंने सम निकाला, ये वैल्यू आई लेस देन 1/4 फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। यानी हर एक n, जो आप कोई भी वैल्यू ले लो n की, उसके लिए ये आंसर 1/4 से छोटा आना चाहिए, यानी 0.25 से जो भी आंसर आएगा वो छोटा आना चाहिए। तो मैंने लिया n की वैल्यू 2m लिया, 2m हमेशा बड़ा होता है m से, होता है। तो अब मैं देखूंगा इसका जो आंसर आ रहा है लेस देन 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मेरे को प्रूव करना था कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि वाली वैल्यू लेस देन 1/4 नहीं है, ग्रेटर देन है करके मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या किया, बड़ा किया। क्यों बड़ा कर रहा हूं, समझ रहा है क्या, डिनोमिनेटर कब बड़ा करना है कब छोटा करना है, ये आपको क्वेश्चंस देख के समझना है। जैसे मेरे को क्वेश्चन में प्रूव करना था कि कन्वर्जेंट नहीं है, प्रूव करो, मैंने क्या ले लिया कि वो कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो ये डेफिनेशन आ जाएंगी उसकी,
यानी आप n की कोई भी वैल्यू लो जो m से बड़ी हो, तो उसके लिए आपको हमेशा आंसर 1/4 से छोटा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिया हूं 1/4 लिया। तो मैंने एक n की m से बड़ी वैल्यू ले लिया। कैसे लूंगा m से बड़ी वैल्यू? मैंने ले लिया 2m, क्योंकि 2m हमेशा बड़ा होता है m से, करके मैंने n की वैल्यू ले लिया 2m। तो जहां जहां पे n था उसकी जगह मैंने लिख दिया 2m, तो आ गया 1/m+1 1/m+2 up to 1/n। ये जो वैल्यू है ये बड़ी आएंगी। क्यों बड़ी आएंगी? यहाँ पे देखो डिवीजन में क्या था m+1 था, मैंने डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया। तो डिनोमिनेटर जैसे ही बड़ा करोगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन छोटा आएगा, तो 1/m+n 1/m+m अप टू n के जगह क्या वैल्यू डालना है हमको 2m। अब देखो पहले 1 था 2 था 3 आएगा 4 आएगा, आखिर में आ रहा है m, यानी n की वैल्यू है 2m यानी m+m। तो टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास यहाँ पे m टर्म्स है। m+m कितना होता है 2m, यानी 1/2m कितने टाइम्स आ रहा है m टाइम्स, mm कैंसिल, यानी इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन 1/2 आ रही है। ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है, तो यानी फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी है इससे। इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया था आंसर क्या था 1/2, यानी वाला फ्रैक्शन बड़ा है 1/2 से। आया? अब आप बताओ 1/2 से बड़ा है वाला फ्रैक्शन। पहले आप बोल रहे कि 1/4 से, ये वाला फ्रैक्शन छोटा आना चाहिए, फिर आप बोल रहे कि ये 1/2 से बड़ा है। ये ट्रू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1। क्यों? इक्वेशन 1 क्या बोल रही है कि 1/m+1 1/m+2 अप टू 1/n, ये हमेशा छोटा आएगा 1/4 से। आप जब भी n की वैल्यू m से बड़ी लेंगे, तो हमने n की एक बड़ी वैल्यू ली 2m लिए, 2m बड़ा है m से, यानी n की वैल्यू हमने बड़ी ली है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा 1/4 से छोटा आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमने इसको सॉल्व किया, ये आंसर कैसा आ रहा है बड़ा आ रहा है 1/2 से। अब बताओ कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि जो 1/4 से तो छोटा है, यानी 0.25 से छोटा है, लेकिन 1/2 यानी 0.5 से बड़ा, 0.25 से छोटा 0.5 से बड़ा, ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यानी हमारी जो इक्वेशन 1 बनी थी उसको क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इक्वेशन 1 कब बनी थी? जब आपने अज्यूम किया था कि आपका सीक्वेंस कैसा कर रहा है कन्वर्ज कर रहा है, सीरीज कैसी कर रही है कन्वर्ज कर रही है। देयरफॉर आवर assumption is wrong। क्या अज्यूम किया था हमने कि आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, अगर वो गलत है मतलब हमारी सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही। तो आपने देयरफॉर सीरीज un is not convergent, is not convergent या तो does not converge। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बड़ा आसान था। हमको यहाँ पे सीरीज में हमने nth टर्म को क्या लिया 1/n लिया। हमको बोल रहा था प्रूव करो कि ये कन्वर्ज नहीं करते, हमने बोला अगर पॉसिबल हो तो ये कन्वर्ज कर जाए। अगर ये कन्वर्ज करती है तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वहां पे क्या एग्जिस्ट करता है एक नेचुरल नंबर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m। किस तरीके से? सच दैट कि मॉड ऑफ u ऑफ m+1 प्लस u ऑफ m+2 अप टू un, इनका एडिशन ये लेस आएगा एप्सिलॉन से फॉर एवरी n ग्रेटर देन m के लिए आएगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। un की वैल्यू क्या है 1/n, तो m+1 क्या आएगा 1/m+1, um+2 क्या आएगा 1/m+2, आखिर में un क्या आएगा 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। mn क्या है नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है कभी नेगेटिव आ सकते क्या? नहीं आ सकते। तो मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकती क्या? नहीं आ सकती। मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, तो आप बिना मॉड के लिख लो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो आप इस पे लिख सकते 1/m+1 प्लस 1/m+2 अप टू 1/n, ये क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। तो अब आप कोई भी वैल्यू ले लो एप्सिलॉन की, मान लिया लेट एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाए 1/4, 1/4 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है m किस तरीके से कि 1/m+1 प्लस 1/m+2 अप टू 1/n, ये लेस आएगा किससे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन की वैल्यू 1/4,
फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम। मेरे को क्वेश्चन में बोला है प्रूव करो डज नॉट कन्वर्ज। मैंने ले लिया कि ये कन्वर्ज करता है। क्यों? मेरे को अगर कन्वर्ज करता है तो डेफिनेशन मालूम है, कन्वर्ज नहीं करता तो कोई डेफिनेशन मालूम है क्या? नहीं मालूम। तो मैंने लिया कि वो कन्वर्ज करता है और मैं दिखा दूंगा कि मैंने जो लिया वो गलत है। मतलब यहाँ पे जो लेस देन का साइन आ रहा है, अब मेरे को कुछ तो भी जुगाड़ करके इसको ग्रेटर देन बनाना है। कैसे बनाएंगे? हमको बोल रहा है n कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो m से बड़ी हो। तो मैं लेता हूँ लेट n की वैल्यू हो जाए 2m और 2m बड़ा है m से, है? तो चलिए, आपको जो अभी तक वैल्यू थी 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन m, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएंगी? 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 अप टू 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है? 2m। 2m को मैं क्या लिख सकता? m प्लस m लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है? 1 है, 2 है, इसके बाद प्लस में 3 आएगा, प्लस में 4 आएगा और आखिर में प्लस में क्या आ रहा है? m आ रहा है। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे? m टर्म्स हो गई। मेरे को अभी तक कौन सा साइन दिख रहा था? लेस देन। अगर मेरे को दिखाना है डज नॉट कन्वर्ट तो मेरे को लेस देन को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्रेटर देन। कोई भी रिजल्टेंट रेशो इस रेशो से छोटा कब आएगा? यानी ये वाला रेशो ग्रेटर देन में कब जाएगा? जब आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो। अगर आप डिनोमिनेटर को बड़ा कर दोगे तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस 1 था, 1 की जगह ले लो m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 था, 2 की जगह ले लो m, आखिर में आ गया 1 अपॉन m प्लस m। टोटल कितनी टर्म्स है? m टर्म्स। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। 1 अपॉन m प्लस m हो गया 1 अपॉन m प्लस m हो गया 2, आप आखिर में भी m प्लस m हो गया 2m। टोटल कितनी टर्म्स है? m टर्म्स है। तो आ जाएगा 1 अपॉन 2m। कितने टाइम्स? m टाइम्स। m कैंसिल, तो क्या है वैल्यू? 1 अपॉन 2i आई। देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू 2m क्या है मेरे पास वैल्यू? 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 अप टू 1 अपॉन n। ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये फ्रैक्शन मिला। ये फ्रैक्शन बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। किससे? ये फ्रैक्शन से। ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिली, ये वैल्यू को सॉल्व किया तो 1 अपॉन 2 मिला। तो ये बड़ा है 1 अपॉन 2 से, है? तो फॉर एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू हमने ली है 1/4 जो ग्रेटर है 0 से, 1 अपॉन m प्लस 1 1 अपॉन m प्लस 2 अप टू 1 अपॉन n, ये वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर आ गई 1 अपॉन 2 से फॉर एवरी n ग्रेटर देन m। क्यों? क्योंकि मैंने n की वैल्यू लिया हूं 2m लिया हूं और 2m जो है वो m से बड़ा होता है। तो फॉर एवरी n ग्रेटर देन m की वैल्यू आ रही ग्रेटर देन 1/2 आ रही है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन m प्लस 1 1 अपॉन m प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n, ये बड़ा है 1 अपॉन 2 से। किसके लिए? n के लिए। n की वैल्यू मैंने लिया हूं 2m जो बड़ी है m से। आ रही है। अब आप एक चीज बताओ, आप बोल रहे ये नंबर का एडिशन 1 अपॉन 2 से बड़ा है ना? तो मैं बोल रहा हूं ये एडिशन बड़ा है 1 अपॉन 2 से। और मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया था? जो डेफिनेशन लगाया था कि ये एडिशन छोटा है 1 अपॉन 4 से। अब ऐसा हो सकता है कि सेम एडिशन छोटा है 1 अपॉन 4 से और सेम एडिशन बड़ा है 1 अपॉन 2 से। कोई वैल्यू 1 अपॉन 4 से अगर छोटी है तो 1 अपॉन 2 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1 लिखो। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 को कॉन्ट्राडिक्ट करे देयरफॉर आवर assumption is wrong। हमने क्या लिया था? ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो हमारा क्या आ जाएगा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। टॉपिक इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अगर आप वो कंसेप्ट को पकड़ ले तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।